Hello, guys. My name is Divakar Botra, and I warmly welcome you to the first episode of Sociology in 10 minutes. सोशोलॉजी का सिलेबस चाहे ज्यादा विड्थ नहीं है उसकी, लेकिन उसकी डेप्थ बड़ी ज्यादा है. ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स है जिसको आपको डिटेल में इवैल्यूएट करना पड़ता है. At Study IQ, we are starting from today the series where every subtopic of your syllabus, starting from the first chapter, every subtopic, we will try to cover in 10 minutes. The goal of this is to largely give you a analysis of that particular topic. आपको उसकी डिमांड पता चले, आपको उसका एग्जैक्ट कंटेंट क्या पढ़ना है पता चले, और साथ ही साथ में आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में उस टॉपिक को कैसे समझना है, वो इस पूरी सीरीज का गोल है. We'll try to cover the entire papers of sociology. And I wish this entire session helps you up to take your preparations to a notch higher. आज का पहला वीडियो है वीडियो 1 सेशन 1. टॉपिक पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 1, पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज. पहला टॉपिक अगर हम देखें तो पहले समझते हैं कि टॉपिक का डिमांड क्या है. टॉपिक का नाम है, टॉपिक एग्जैक्टली ऐसा है, यूरोपियन मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज. रिनाइसा आता है. रिनाइसा से पहले यूरोप की सोसाइटी डार्क एज में थी. रिनाइसा आता है, नया थॉट प्रोसेस आता है. यूरोपियन मॉडर्निटी, यूरोप के ऊपर जब रिनाइसा का अटैक होता है तो मॉडर्निटी आती है यूरोप के अंदर. सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स, एस्पेक्ट्स बदल जाते हैं. when the modernity comes in European society, social change take place. और हमें अच्छे से पता है, डिमोनेटाइजेशन के टाइम में हमने देखा कि जैसे एग्जिस्टिंग रुपीज अनएक्सेप्टेबल हो गए तो कैसे हड़कंप मच गया. देयर वाज केओस ऑल अराउंड, पीपल हैड कंफ्यूजन ऑल अराउंड. जैसे ही मॉडर्निटी आई, ट्रेडिशन ब्रेकडाउन होने लगी. मॉडर्निटी अभी तक ठीक से एस्टैब्लिश नहीं हो पाई थी, तो एक चेंज जो आया वो डिसऑर्डर लेके आया. तो टॉपिक कुछ ये बोल रहा है. अगर इस टॉपिक को और सिंपल तरीके से समझे तो पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि मॉडर्निटी क्या होता है. The simplest meaning of the modernity as defined by Professor Yogendra Singh in India is modernity refers to break from past. पास्ट से कंप्लीटली जो अलग होता है वो मॉडर्न है. तो फॉर एग्जाम्पल, एक रिलीजन फॉर्म से दूसरे रिलीजन फॉर्म में जाए तो वो मॉडर्निटी नहीं मानी जा सकती, बिकॉज इट वुड हैव द इम्प्रिंट्स ऑफ पास्ट प्रेजेंट इन इट. सोशल चेंज क्या होता है? डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड सोशल चेंज फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. द वेरी सब्जेक्ट विच वी आर लार्जली स्टडिंग, द सोशियोलॉजी, is nothing but the study of social change. Social change refers to change in the structural and interactional pattern of society. If you look from the perspective of McIver and Page, तो चेंज होता है या तो ढांचे चेंज हो जाए या इंटरेक्शन चेंज हो जाए, लेकिन हर चेंज मॉडर्निटी नहीं होता. वही चेंज मॉडर्निटी होता है जो पास्ट से कंप्लीटली अलग होता है. एक बार अगर ये अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हो तो शायद आपको डिमांड पता चलने लगती है टॉपिक की कि मॉडर्निटी क्या थी यूरोप में, इस मॉडर्निटी से क्या बदलाव आए, और उस बदलाव के कारण क्या ऐसे कंडीशंस क्रिएट हुए जिसके कारण सोशियोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. अगर इस पूरे टॉपिक को समझना है तो मॉडर्निटी से चेंज आया, चेंज से केओस आया, और केओस से फिर एक डिमांड क्रिएट होती है जिसके कारण सोशियोलॉजी एस्टैब्लिश होती है. पूरे टॉपिक को मैंने एक सिंगल डायग्राम में उतारा है. बहुत बार जब ये टॉपिक पढ़ते हो, स्पेसिफिकली दी ऑथेंटिक मटेरियल सच एज इग्नो बीए, आपको हो जाता है कौन सा पहले हो रहा है, क्या इनकी रिलेशनशिप्स है. इस पूरे डायग्राम से मैं आपको अगले 5 से 7 मिनट में यूरोपियन मॉडर्निटी समझाता हूं. 13th सेंचुरी जो यूरोप था वो एक डार्क एज में था. डार्क एज क्यों बोला जाता है? बिकॉज इन डार्क एज देयर वाज द डोमिनेशन ऑफ चर्च. जो चर्च बोलता था वही सही होता था. चर्च के अगेंस्ट में कोई आवाज नहीं उठाई जा सकती थी. नो बडी कैन स्पीक अगेंस्ट द प्रिवलेंट नोशंस प्रोपगेटेड बाय द चर्च देयर. Church जो बोला, that's the ultimate reality. You would have heard about the cases of Copernicus when he contradicted the explanation given by church, that is earth is at the center and sun एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड इट. कॉपरनिकस ने इसको साइंटिफिकली नकार दिया, तो कॉपरनिकस वाज लार्जली पनिश्ड फॉर दैट. देयरफॉर डार्क एज इज कंसीडर्ड एज दैट एज वेयर द रैशनैलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट. एनीथिंग प्रोपगेटेड बाय चर्च हु एक्सप्लेन्ड द सोशल नेचुरल फिनोमेनास हैड टू बी एक्सेप्टेड. एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 300 से 400 साल लग गए, 1-2 साल में नहीं हुआ.
over a period of time दो events हुए for a long period of time, that is called as scientific revolution and the commercial revolution. Commercial revolution होती है where a commercial revolution refers to that time span of European society where which led to the foundation of alternative seed route 1498 by Vasco da Gama. इटली ने अपनी मोनोपोली पोजीशंस को एक्सप्लॉइट करना चालू किया, टैक्सेस बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं अब पोर्चुगीज, ब्रिटेन और ये सारे देश जो एशिया में ट्रेड करते थे उन्हें एक ऑल्टरनेटिव रूट चाहिए था, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी टैक्सेस के कारण, तो फाइनली वो एक ऑल्टरनेटिव सी रूट मिला, तो एक कमर्शियल रेवोल्यूशन आई। कमर्शियल रेवोल्यूशन ने किया क्या, एक मर्चेंट क्लास को जन्म दिया, जहां पे ये जो ट्रेडर्स थे अब वो बहुत ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने लगे, क्योंकि जब शिप से सामान जाने लगा तो ज्यादा क्वांटिटी पे ले जाया जा सकता था और हाई प्रॉफिट अर्न किया जा सकता था। कमर्शियल रेवोल्यूशन ने ट्रेड के इक्वेशंस बदले, साथ ही साथ में इसी टाइम साइंटिफिक रेवोल्यूशन हो रही थी, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन के दो मेजर कंट्रीब्यूशंस रहे। वन, इट इंट्रोड्यूस्ड द स्पिरिट ऑफ रैशनैलिटी वेयर द पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द वेरियस नेचुरल फिनोमेना बाय providing a scientific explanations. The Copernicus is a very good example of it. साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने सिर्फ रैशनैलिटी नहीं बढ़ाई, एट द सेम टाइम द साइंटिफिक रेवोल्यूशन आल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे ही डार्क एज की सोसाइटी में ये दो बदलाव आए, over a period of time, because the rationality, the fertile ground of rationality was created by scientific revolution, and a new classes started appearing in the Western European society, it led to the age of enlightenment in Western Europe. Enlightenment refers to the age of reawakening which took place in the Western European society. This enlightenment of European society ऐसे ही बैठे बैठे नहीं आ गया था. This enlightenment was the result of the writings. This enlightenment was the result of the writings of Locke. लॉक बोलते हैं कि लॉक, वोल्टेयर, रूसो, तोखियावली, मोंटेस्क्यू, Locke gave the theory, Voltaire gave the theory of basic rights, Locke gave the theory of social contract. Similarly, Rousseau also gave the theory of social contract of state, that the state is not created by the divine power, rather than the state is created by the people. और जब लोगों ने स्टेट को बनाया तो स्टेट को बदला जा सकता है। जब ऐसे बहुत सारे लोगों ने एक नया थॉट दिया तो लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई। The masses became aware that the mythical explanations given by the church was now no more acceptable. These thoughts, their scholars thought intellectualism opened up the minds of the local people or the masses. Masses का mind जैसे ही खुला तो masses rebelled against the exploitations, leading to the two great revolutions of the 17th century called as the French Revolution and the Industrial Revolution. French Revolution refers to where we see it specifically occurred in France, but its influence or its horizons of influence spread beyond France to the entire world over a period of time. French Revolution से political changes strongly आए as it led to the establishment of democracy in society. Equality, liberty, fraternity. Industrial revolution started with the Britain, but again its influence spread throughout the world. Industrial revolution led to the system of mass production. इन दोनों रेवोल्यूशन के चलते यूरोप में इतने ज्यादा बदलाव आए कि जो डार्क एज वाले एस्टेट सिस्टम हुआ करते थे वो कोलैप्स कर गए और सोसाइटी ज्यादा इगैलिटेरियन हो गई। पर्सनल पावर डेमोक्रेसी से रिप्लेस हो गया और इकोनॉमिक होम से फैक्ट्रीज में शिफ्ट हो गई। दिस इज कॉल्ड एज सोशल चेंज इन एवरी स्फीयर। और आपको अच्छे से पता है जब सडनली चीजें बदल जाती है, जिसके पास कोई पावर नहीं है, मासेस के पास कोई पावर नहीं था, कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड थे टू नोबेल्स एंड ऑल्सो टू क्लर्जीज, जब उनके पास पावर आ गया इंटॉक्सिकेशन हो गया और अरिस्टोक्रेट्स जो यहां पे थे उनका पावर खत्म हो गया, एक एनोमिक कंडीशंस क्रिएट हो गए एंड दिस सोशल चेंज लार्जली लेड टू अ chaotic conditions in the Western European society. And when this chaos was present in the Western European society, many scholars and intellectuals of those times now had a hunger to re-establish the order back in the societies. और जब वो order establish करने का सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि यार order establish करने के लिए पहले पूरी सोसाइटी को scientifically पढ़ना पड़ेगा
और ये साइंटिफिकली सोसाइटी को कौन पढ़ सकता है? पॉल साइंस बोलता है हम तो पॉलिटिकल पावर पढ़ेंगे, साइकोलॉजी बोलता है हम इंडिविजुअल बिहेवियर पढ़ेंगे, और एंथ्रोपोलॉजी बोलता है हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, फिलॉसफी बोल रहा है हम तो मेटाफिजिकल रियलिटी पे चल रहे हैं। तो कोई साइंटिफिकली सोसाइटी को पढ़ने का सब्जेक्ट ही नहीं था। एंड सिंस the chaos had to be overcome, order had to be established, the people now demanded, that is the intellectuals of those times now demanded that the scientific study of society has to be made. And here comes the debate of radicals and conservatives. Radicals वो जो इस modernity को celebrate कर रहे थे, और conservatives Debonald and De Maistre जो इस modernity को reject कर रहे थे। लेकिन दोनों में एक गठबंधन था कि सोसाइटी को साइंटिफिकली पढ़ना पड़ेगा। एंड सिंस देयर वाज नो एस्टैब्लिश्ड डिसिप्लिन व्हिच कुड study the society scientifically and holistically, there arose a new discipline called as sociology. Therefore, European modernity can be considered as mother of sociology, as it was the European modernity which brought drastic changes in the European society, creating the conditions of anomy, leading to the rise of discipline of sociology. इसीलिए यूपीएससी में क्वेश्चंस देखते हो एनलाइटनमेंट और सोशियोलॉजी, फ्रेंच रेवोल्यूशन और सोशियोलॉजी। अगर ये डायग्राम आपको याद रहता है, यूरोपियन मॉडर्निटी जो हर वक्त 10 मार्क के लिए आता है, जेब का क्वेश्चन होगा। कैसे? अगर क्वेश्चन एनलाइटनमेंट पे आता है तो एनलाइटनमेंट से पहले का पार्ट इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अगर क्वेश्चन सोशल चेंज पे आता है, बॉडी ये इंट्रोडक्शन में लिखना है और ये कंक्लूजन में। अगर क्वेश्चन फ्रेंच रेवोल्यूशन में आता है, बॉडी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। जिस पार्ट पे आए उसको बॉडी बना दो, उसके पहले वाले को इंट्रोडक्शन बना दो, बाद वाले को कंक्लूजन बना लो। दिस इज हाउ यू स्टडी सोशियोलॉजी सिस्टमैटिकली। नॉर्मली आप चीजें भूल क्यों जाते हो? क्योंकि आपने हौश पौश तरीके से पढ़ा है उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को। अगर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ लेते हो, इट ऑलवेज फिट। नहीं, थैंक यू।